हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DEED+B PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो मैं फिर से बता रही हूँ। हालांकि मैं डेली अपनी वीडियो में ये बताती ही हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट में अब 13 to 14 वीडियोस बन चुकी हैं। आप चाहो तो उन सारी वीडियोस को देख सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी इज। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन है। हालांकि आपको पता ही है कि ग्रामर का पोर्शन भी होता है DEED+B PGT के एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली 180 आप मान सकते हो, जो हमारा सब्जेक्ट वाला पेपर होता है। ठीक है, एक तो जनरल पेपर है 100 मार्क्स का, जिसमें 20 के पोर्शंस हैं। ठीक है, 5 पोर्शंस हैं हमारे। उससे अलग, जनरल पेपर से अलग, आपका जो मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 200 का कंसिडर किया जाता है। उसमें से भी आपके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो CDP के आते हैं। ठीक है, तो इससे अलग आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली वो हैं 180, और आप जनरल पेपर के भी 20 कंसिडर कर सकते हो। तो टोटल 200 इस तरीके से हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप इसमें आप ग्रामर का पार्ट देखिए। जनरल पेपर के लिए तो ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, साथ में PGT के पोर्शन में भी कुछ ग्रामर पूछ ली जाती है। इसलिए आपको ग्रामर को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो देखिए, लिटरेचर पार्ट तो एक इस तरीके का पार्ट होता है कि उसमें हमें अगर याद है तभी हम उसे कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर में हमें कुछ भी ऐसा याद करना नहीं होता। हमें अगर रूल पता है तो उससे भी हम कर सकते हैं। प्लस अगर हमारी वोकैब स्ट्रांग है तब तो और भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है हमारा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी। ठीक, ये वन वर्ड का है। अब इसके लिए क्या वन वर्ड यूज करेंगे हम? देखिए, श्योरलिज्म, मैजिक रियलिज्म, नेक्स्ट ऑप्शन है वेंडलिज्म या फिर वेंट्रियोलॉक्विस्ट। व्हाट इज दी करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, आई होप अब विजिबल होगा आपको चारों ऑप्शंस इसके क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी। श्योरलिज्म, मैजिक रियलिज्म या फिर वेंडलिज्म। तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो होगा वेंडलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर ऑफ फिनोमेना। देखिए, फिनोमेना की सिंगुलर फॉर्म पूछी गई है। देखिए, सिंगुलर टू प्लूरल कहने को तो एक माइनर सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फिनोमेना जो एक अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या बनेगा? ऑप्शंस आर फिनोमिनन, फिनोमेना, फिनोमिनीज या फिर फिनोमिनन। मतलब ये डबल N टाइप का आएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज दी करेक्ट आंसर? यस, जो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है ना फिनोमेना का, वो होता है फिनोमिनन। ठीक है, PHENOMENON। इसकी स्पेल और इसकी स्पेल में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, फिनोमिनन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ब। अब यहाँ पे सूटेबल वर्ब को फिल करना है। देखिए, दे आर स्टिल वर्किंग, दे डैश फिनिश्ड। तो क्या आना चाहिए? हैवंट फिनिश्ड, हैडंट फिनिश्ड या फिर हैजंट फिनिश्ड या डिडंट फिनिश्ड। तो ग्रामर का बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर आप टेंस पहचान लेते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है उससे आप इजीली कर लोगे। जैसा पहली बात ये शॉर्ट आउट कीजिए कि यहाँ पे डिडंट फिनिश्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, दे आर स्टिल वर्किंग, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब प्रेजेंट टेंस के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस की तो कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, अब अगर हम इनमें से देखें तो ना तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा,
ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक हैवंट होती है, एक हैजंट होती है। तो ये डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम हैजंट यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैवंट यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यस, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैवंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दे आर स्टिल वर्किंग, दे हैवंट फिनिश्ड। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ब। अब यहाँ पे करेक्ट वर्ब को फिल करना है, बेसिकली वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज़ करना है। देखिए, बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रविडियन हैड लिव्ड देयर। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के टेंसेस का यूज़ हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में एक टेंस हैड की फॉर्म के साथ बनता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड, प्लस जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही रूल हम फॉलो करेंगे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, द्रविडियन हैड लिव्ड देयर, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हैड प्लस वर्ब थर्ड है, हैड प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। अब यहाँ हैड प्लस वर्ब थर्ड है तो इससे पहले जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और सिंपल पास्ट टेंस के रूल में क्या होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तब तो हम डिड का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तब हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन है कमिंग, कम, लेट मी इरेज दिस, वेट अ मिनट। देखिए ये तो आप समझ ही चुके होंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है कमिंग, कम, केम या डिड कम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, केम, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफ की करेक्ट स्पेल फाइंड आउट कीजिए, क्या होगी, कैटेस्ट्रॉफ या कैटेस्ट्रॉफी, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी जो राइट स्पेल है वो है CATASTROPHE, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु इज स्किलफुल विद ईच हैंड इज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, या स्किलफुल है दोनों हाथों से, ठीक है। वन हु इज स्किलफुल विद ईच हैंड, ईच हैंड का मतलब क्या हो, बोथ दी हैंड, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस, राइट एंड लेफ्ट एक्सपर्ट, एम्बिगुअस या फिर टैक्सीडर्मिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वन हु इज स्किलफुल विद ईच हैंड। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, यस, इट इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पंचुएट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा एक्सेप्ट दिया गया है ये वाला, इसको करेक्ट पंक्चुएट करना है, ठीक है। I went up to him and held out my hand. How are you? I asked. I am not in hilarious spirit. He answered. देखिए सबसे पहले तो आप ये रूल समझिए कि ज़्यादातर आप देखते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब भी पंक्चुएशन का सेंटेंस आता है तो हमेशा वो डायरेक्ट नरेशन से होता है, ठीक है। मतलब 100 में से 60 to 70% ऐसा हुआ है कि पंक्चुएशन का सेंटेंस जो होगा ना वो डायरेक्ट नरेशन का होगा। और डायरेक्ट नरेशन का होगा तो आपको इन्वर्टेड कोमास को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमास के साथ जहाँ जहाँ कोमा का यूज़ हो रहा है वो ध्यान में रखना है, प्लस कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज़ होगा इसको ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। जैसे सेंटेंस की सेंस को समझोगे आप, और कहाँ पे हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, कहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको ध्यान में देखते चलोगे। सेंटेंस है आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू। तो यहीं पे इन्वर्टेड कोमास लगेंगे।
देखिए सेंटेंस के ऑप्शंस देख लो। फर्स्ट इज आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड। देखिए इसमें तो किसी टाइप का सिंबल ही नहीं लगे हुए हैं, तो ऑप्शन ए को तो वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हो आप। सेकंड है आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, ही आंसर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें भी कम चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड। देखिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी एंडिंग सही नहीं है। यहाँ देखिए, है ना, आई आस्क्ड आई एम नॉट हिलेरियस स्पिरिट इन आंसर। तो ऊपर के तीनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू। देखिए इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है, क्वेश्चन मार्क भी है। आई आस्क्ड, देन आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, ही आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A state of deep in thought, contemplation or rumination as of a revere, daydream or meditation is termed as। ये भी वन वर्ड से ही है क्वेश्चन। तो ऐसी अवस्था को, ऐसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ डीप इन थॉट, कंटेम्पलेशन और र्यूमिनेशन एज ऑफ अ रेवरी, डे ड्रीम और मेडिटेशन इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस आर वाइट स्टडी, रेड स्टडी, ब्लैक स्टडी या फिर ब्राउन स्टडी। तो ये फ्रेजल वर्ब से है बेसिकली, ये ईडियम समझ सकते हो आप इसे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज नॉट एन इलेजी। इनमें से फाइंड आउट करना है कौन सी इलेजी नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इलेजी ही है। थायरिसिस एडोनियस टू अ स्काईलार्क, तो आप इजीली आंसर कर लोगे कौन सी इलेजी नहीं है। एडोनियस आप अच्छे से जानते हो जॉन कीट्स के बारे में, ठीक है। थायरिसिस, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं? दीज आर इलेजीज। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टू अ स्काईलार्क। मूविंग टू द नेक्स्ट। लिटन स्टार्चे wrote a biography, the name of his biography is। उसकी बायोग्राफी का, इनकी बायोग्राफी का नेम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पावरफुल विक्टोरियंस, इलस्ट्रीरियस विक्टोरियंस, एमिनेंट विक्टोरियंस या फिर एमिनेंट रोमांटिक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लिटन की एक बायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? उनकी बायोग्राफी का नेम क्या है? लिटन स्टार्चे की। पावरफुल विक्टोरियन, इलस्ट्रेरियस विक्टोरियंस, एमिनेंट विक्टोरियंस या फिर एमिनेंट रोमांटिक्स। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एमिनेंट विक्टोरियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डीजी रोसेटी, डैलन थॉमस, जे.ई. मिलियास एज आर एसोसिएटेड विद। ये तीनों ही जो हैं वो किस चीज़ से या मतलब कौन सी टर्मोलॉजी है जिससे ये रिलेटेड है? प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, प्री रेफ्लाइट सिस्टरहुड, प्री रेफ्लाइट फादरहुड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आप इजीली कर लोगे, पर ये ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन अपोजिट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राइटर प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड से बिलोंग नहीं करता है, तो इससे ही आप उस क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकते हो। जैसे इन तीनों राइटर्स के नेम लर्न करके, जैसे डीजी रोसेटी हैं, डायलन थॉमस है, जे.ई. मिलाज हैं, तो ये सब कौन है? ये प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड से रिलेट करते हुए राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गिगनेटिक शैडोज विच futurity cast upon the present, this remark is of। ये रिमार्क किसका है बेसिकली? ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेक्सपियर, पी.बी. शेली।
Poets are the mirror of the gigantic shadows which with charity, maybe the pronunciation is wrong, cast upon the present. Options are Wordsworth, Keats, Shakespeare, P.B. Shelley. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, the right answer is P.B. Shelley. Option number D is the correct answer. Next is Imagism as a literary movement is associated with. Imagism जो है एक literary movement है जो किससे associated है? ऑप्शन है टी हार्म से, एलियट से, यीट से या फिर ऑडन से. इमेजिज्म को एक लिटरेरी मूवमेंट माना जाता है और ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये रिलेटेड है टी.ई. ह्यूलम से. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट. देखिए ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, नरेशन से. अब यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है? एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है. जॉन सेड टू मी विश यू हैव अ हैप्पी बर्थडे. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेड टू को हम किस तरीके से चेंज करेंगे? तो आप भी जानते हो ये कि मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे होते हैं तो अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में आता है तो एक्सक्लामेटरी में आते समय हम सेड टू को बिल्कुल फीलिंग के अकॉर्डिंग, जैसी भी हमारी उसमें फील आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो यहाँ पे विश करने की फीलिंग आ रही है तो इसीलिए हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? हम सेड टू को चेंज करेंगे विश्ड में. ठीक है, तो हमारी रिपोर्ट ही जॉन सेड टू मी की जगह क्या हो जाएगा? जॉन विश्ड मी. ठीक है, अब विश्ड मी होगा तो ऑप्शन नंबर ए कट कर देते हैं, बाकी दो ऑप्शंस में से चेक करेंगे. अब इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है. अब देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो कहता है जॉन विश्ड मी दैट ही शुड से हैप्पी बर्थडे टू मी. तो ये तो बिल्कुल भी सेट नहीं बैठता, ही शुड से थोड़ी ना आएगा इसमें. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. Moving to the next, the line break 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 is an instance of. बताइए ये इंस्टेंस किसका है? मतलब ये लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन है स्पॉन्डी, आयम्बिक, ट्रॉकी या फिर नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें बेसिकली जो ट्रॉकी है या फिर स्पॉन्डी है इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको ध्यान में रखना है आपको. तो इसमें ब्रेक 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 जो आपको नज़र आ रहा है इसमें जो है वो है स्पॉन्डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज गॉनरिल इज द काम वाइल्डर ऑफ अ पिटीलेस फोर्स, द रिसोल्यूट इनिशिएटर of cruelty. Regan is a small, shriller, fiercer, more eager piece of malice. This is remark of. देखिए पहले तो आप ये दोनों कैरेक्टर जान लीजिए. ये दोनों कैरेक्टर किस वर्क से हैं? शेक्सपियर का एक वर्क है बहुत ही फेमस है जिससे ये कैरेक्टर हैं गॉनरिल और रीगन. ठीक है, अब ये इन दोनों के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दी है कि गॉनरिल इज द काम वाइल्डर ऑफ अ पिटीलेस फोर्स एंड रिसोल्यूट इनिशिएटर ऑफ क्रुएलिटी एंड रीगन इज अ स्मॉल स्ट्रिलर, fiercer or more eager piece of malice. Options are Dodden, A.C. Bradley, Knight, none of these. तो none of these को कट कर देते हैं. इनमें से इन तीन राइटर्स में से ये किसकी रिमार्क है या किसका स्टेटमेंट है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉर्डन. नेक्स्ट इज द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर द नेचर ऑफ एंड्योर. दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय कैंट इन. ये वर्ड्स जो हैं वो कैंट के द्वारा कहे गए हैं और किस में कहे गए हैं? तो कैंट कैरेक्टर देख लीजिए किस में है.
द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर ऑफ एंड्यूअर। ऑप्शंस आर किंग लियर, हैमलेट, जूलियस सीजर, नन ऑफ दीज। तो कैंट जो कैरेक्टर है वो किस में है? यस, किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था गॉनड्रिल रीगन, वो भी किंग लियर से ही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ ऑल शेक्सपियर्स ट्रेजेडी आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुली एक्साइटिंग एंड मोस्ट टेरिबल। हुज स्टेटमेंट इज दिस? शेक्सपियर के वर्क के बारे में ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शंस आर AC ब्रैडली, विल्सन नाइट, डॉर्डन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, मतलब शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज में आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुली एक्साइटिंग एंड मोस्ट टेरिबल। Yes, this statement is said by AC Bradley. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन है आगे, तो हम पैसेज को एक बार रीड आउट करें। चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, उसके बाद हम पैसेज पे आएंगे। क्वेश्चन है ऑब्स्टिकल इज द बेस्ट डिफाइंड एज। अब इसमें ऑब्स्टिकल को बेस्ट डिफाइन किस तरीके से किया गया है, हम पैसेज पे नजर रखते हैं। छोटा सा ही पैसेज है, आप देखिए। True success is measured by the feeling of knowing we have done a job well and have achieved objectives. Success is not measured by our position in life but by the obstacles we overcome to get there. ठीक है, सक्सेस इन लाइफ इज नॉट, देखिए ऑब्स्टिकल वर्ड यहाँ पे आया है, रुकावटें, मतलब सक्सेस इज इन लाइफ इज नॉट डिटरमाइंड बाय हाउ वी आर डूइंग कंपेयर्ड विद अदर्स बट हाउ वी आर डूइंग कंपेयर्ड विद व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग। Successful people compete against themselves. They better their own record and keep improving constantly. Next, success is not measured by how you go up in life, but rather by how many times we bounce. The obstacle is best defined as, options are an obstruction that stands in the way, a hindrance in the street, the art of tackling या फिर the art of knowing the tract. तो किस तरीके से ऑब्स्टेकल को दिखाया गया है यहाँ पे, इसे रिप्रेजेंट किया गया है एन ऑब्स्ट्रक्शन दैट स्टैंड इन द वे। ठीक है, मतलब एक रुकावट जो रास्ते में आती है हमारी सक्सेस के। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे, द राइट वर्ड ऑफ एंगेज इन अ कंटेस्ट इज। एंगेज इन अ कॉन्टेस्ट के लिए एक राइट वर्ड क्या होगा? ऑप्शन है मेजर्ड, कंपीट, ऑब्स्टेकल या फिर डिटरमाइन। What is the correct answer? The right word for engage in the contest. Yes, right word है इसके लिए compete करना, competition बोलते हैं ना, तो उसी से रिलेट करता हुआ है compete। ठीक है, now moving to the next question, ये भी पैराग्राफ से ही है। How is true success measured? जो सच्ची सक्सेस है, ट्रू सक्सेस है, उसको कैसे मेजर करते हैं? फर्स्ट है व्हेन वी हैव द फीलिंग ऑफ नोइंग दैट वी हैव डन अ जॉब वेल। नेक्स्ट है व्हेन वी अचीव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स। नेक्स्ट इज व्हेन वी compete विद अदर्स। तो ये इन दोनों के बारे में तो पैसेज में बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, राइट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड सही कहे गए हैं क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग यही सही है। व्हेन वी हैव द फीलिंग ऑफ नोइंग दैट वी हैव डन अ गुड जॉब वेल। ठीक है, और नेक्स्ट इज व्हेन वी अचीव ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी पैसेज सही है। व्हाट डिटरमाइंस सक्सेस? व्हाट डिटरमाइंस सक्सेस? ऑप्शंस आर द ऑब्स्टिकल्स दैट वी ओवरकम, बाउंसिंग एबिलिटी, बाउंस बैक एबिलिटी या फिर आर पोजीशन इन लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सक्सेस को किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सक्सेस की असली पहचान क्या है? तो क्या है? बाउंस बैक एबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और ये भी किससे है? पैसेज से। अगेंस्ट whom डू द सक्सेसफुल पीपल compete? मतलब किसके खिलाफ जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो compete करते हैं? एनिमीज के, फैमिली मेम्बर्स के, कॉम्पिटिटर्स के या फिर themselves या अपने खुद के?
तो जो असली सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो खुद से ही compete करते हैं, खुद अपने रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, themselves। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे मैंने राइटर वाइज भी क्विज कराए हुए हैं इस चैनल पे, आप चाहो तो उनकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।